नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर केंद्र सरकार पिछले 2 साल से विपक्ष के निशाने पर है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान बिगड़े हालातों पर सोमवार को केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने जल शक्ति राज्य मंत्री से पूछा कि वे गंगा में फेंके गए अनुमानित शवों की संख्या बताएं। इसके साथ ही ब्रायन ने केंद्र सरकार से इन्हें हटाने और कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक किए गए उपायों की जानकारी भी मांगी थी। इसके जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। टुडू ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लवारिस, अज्ञात, जले हुए या अधेड़ लाशें गंगा नदी और आसपास के इलाकों में तैरते हुए पाए जाने की जानकारी मिली थी। ये मामले खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में पाए गए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों से गंगा में मिली लाशों पर रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही गंगा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को लाशों के निस्तारण का आदेश दिया था। इसके लिए उत्तराखंड, झारखंड और बंगाल के मुख्य सचिवों को भी एडवाइजरी जारी की गई थी। बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कई शव गंगा में तैरते हुए पाए गए थे, जिस पर जमकर राजनीति भी हुई थी। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र सरकार ने किसी मामले पर डेटा न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ा हो। इससे पहले केंद्र ने कोरोना के दौरान हुए देशव्यापी लॉकडाउन में घर लौटते समय मारे गए मजदूरों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होने की बात कही थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के बारे में कोई भी स्पष्ट आंकड़ा न होने का दावा किया था। उधर भारत की राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक एकेडमी अवार्ड्स की 94वें एडिशन की फाइनल लिस्ट में इस इंडियन डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर कैटेगरी में शामिल किया गया है। नॉमिनेशंस की घोषणा ट्रेसी एलिस रॉस और लेस्ली जॉर्डन ने मंगलवार शाम को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के ट्विटर पेज पर की थी। इंडियन डॉक्यूमेंट्री के रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष ने निर्देशित किया है। दोनों के करियर की पहली डॉक्यूमेंट्री है। राइटिंग विद फायर की कहानी दलित महिला द्वारा चलाए जा रहे भारत के इकलौते न्यूज़पेपर खबर लहरिया से जुड़ी हुई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इस अखबार को दलित महिला सामाजिक दायरे से जोड़े रखने के लिए प्रिंट से डिजिटल में तब्दील करती है। इस दौरान उसके सामने जाति और जेंडर से जुड़ी कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश में रविवार को एन लॉन्च के बाद लापता हुए 7 जवानों के शव बरामद हुए हैं। सेना के मुताबिक वे पिछले 2 दिनों से बर्फ में फंसे थे। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोमेंग सेक्टर के हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में एवलांच में फंसे सेना के 7 जवानों की मौत हो गई है। सभी जवानों के शव एवलांच वाली जगह से बरामद किए गए हैं। इससे पहले सेना ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि अरुणाचल में सेना की एक पेट्रोलिंग टीम एवलांच की चपेट में आ गई है, जिसके बाद से सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने बताया था कि इन तमाम जवानों के रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीम को एयरलिफ्ट कर मौके पर पहुंचाया गया था। हालांकि 2 दिन के ऑपरेशन के बाद भी किसी भी जवान को बचाया नहीं जा सका। बता दें, सेना की पूर्वी कमान ने देर रात शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जानकारी दी। पूरी कमान ने लिखा, हवलदार जुगल किशोर, राइफलमैन अरुण कट्टल, राइफलमैन अक्षय पठानिया, राइफलमैन विशाल शर्मा, राइफलमैन राकेश सिंह, राइफलमैन अंकेश भारद्वाज और गनर गुरबाज सिंह के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देती है। वहीं जवानों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च के कारण भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से दुखी हूं। हम अपने देश के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को भी कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रति संवेदना। उधर कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर जबरदस्त हंगामा जारी है। ऐसे में राज्य सरकार ने अगले 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद के पीछे गजवा-ए हिंद का हाथ होने की बात कही है। उन्होंने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को हिजाब मामले में मुस्लिम छात्राओं की 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भागवत गीता है। कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर 2:30 बजे मामले पर सुनवाई करेगी। उन्होंने कहा कि एक मामले में जो भी फैसला होगा वह सभी याचिकाओं पर लागू होगा। बता दें, वकील देवेंद्र कामत ने मुस्लिम छात्राओं की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा था। वहीं राज्य के एडवोकेट जनरल ने सरकार की ओर से सुनवाई में हिस्सा लिया था। वहीं कोरोना संक्रमित होने के कारण भारतीय टीम से बाहर हुए शिखर धवन और श्रेयस अय्यर रिकवर हो गए हैं। वो मंगलवार शाम को होने वाले प्रैक्टिस सेशन में टीम का हिस्सा होंगे और बुधवार को होने वाले मुकाबले के लिए भी उपलब्ध रहेंगे।
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका लगा था। भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इन खिलाड़ियों में से 4 का नाम सामने आया था: शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और नवदीप सैनी। इसके बाद इंडियन स्क्वाड में मयंक अग्रवाल को जोड़ा गया था। शिखर धवन, श्रेयस अय्यर के आने से अब भारतीय टीम और मजबूत नजर आ रही है। धवन इस समय शानदार फॉर्म में है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की थी। वेस्टइंडीज के पहले मुकाबले में टीम का मध्यम क्रम भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था। कोहली, पंत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए थे। ऐसे में अय्यर की टीम में आने से मध्यम क्रम को भी मजबूती मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।